नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसका एनालिसिस करवा रहे थे। तो बीपीएससी एडीओ एग्जाम को देखते हुए ये प्लान किए थे कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाया गया उसका क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को टाइम दिया जाए ज़्यादा और कौन सा क्वेश्चन को टाइम नहीं दिया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग को ये बताया जा रहा है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए जहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो एग्जाम डेट कब हुआ था, डीएसओ 3 अगस्त 2025 को हुआ था। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना चाहिए, कब हुआ था, 3 अगस्त 2025 को। तो इस क्वेश्चन को ना आपको देख के ये अंदाजा लग जाएगा कि बीपीएससी किस टॉपिक को हिट कर रहा है। आपको उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाना है ताकि आप लोग को यह आइडिया लग सके बीपीएससी किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन कोट्स लेकर आए हैं जो आप लोग के अंदर जोश हाई कर दे। सबसे पहले ये बताया जा रहा है इस कोर्स में, यह आसमान भी उतर आएगा जमीन पे, यह आसमान भी उतर आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की पुकार होनी चाहिए। तो चलिए इसी चीज को देखते हुए अब आप लोग का जोश हाई हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ना एक वर्ड्स दे दिया गया है और उसको बोल रहा है आप लोग के लिए अरेंजमेंट करने के लिए, कुछ वर्ड्स को उल्टे क्रम में लिख रहा है, कुछ को फिर कंटिन्यूस लिख रहा है और कुछ को बोल रहा है फिर उल्टे क्रम में लिखिए और कौन सा शब्द बीच में आएगा इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। चलिए आप लोग को ये पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप लोग ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आप लोग भी अपने दोस्त के साथ बैठते होंगे एक सर्कल में एक अष्टकोण कोना पे, तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे दोस्तों का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें एक अष्टकोण के कोना पर एक एक करके बैठा गया है। सभी का केंद्र जो है, सभी का जो मुंह है केंद्र की ओर है। सबसे पहली बात आपको ये जानना चाहिए। चलिए देखिए यहीं से इसी पे हम आप लोग को बता दे रहे, इस क्वेश्चन पे इसी डायग्राम पे हम आपको बता देते हैं। तो रमा जो है महिमा कहाँ पे है, तो देखिए अगर रमा को आप यहाँ पे रखते हैं 8 नंबर पे, तो इसका तिरछे क्या हो जाएगा, महिमा इसका तिरछे बैठा है तो महिमा कहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, महिमा कहाँ पे आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा क्योंकि महिमा इसके तिरछे में है। अब आपसे पूछ रहा है जो सुषमा के दाईं ओर है, तो जो रमा किसके, सुषमा के दाईं ओर है, तो सुषमा के दाईं ओर है। देखिए सुषमा के दाईं ओर रमा है ना, देखिए ये आपका इधर जाइएगा तो राइट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, राइट, इधर से जाइएगा तो लेफ्ट हो जाएगा। चलिए अब आपसे बोल रहा है रवि जो है सुषमा के बगल में है, रवि जो है किसके बगल में है, सुषमा के बगल में है, तो 2 नंबर पे कौन आ जाएगा, रवि आ जाएगा क्योंकि इसके बगल में है। और आपसे क्या बोल रहा है, देखिए और गिरधर के विपरीत है, किसके विपरीत है, गिरिधर के, तो रवि किसके विपरीत होगा, गिरिधर के, 6 नंबर पे गिरिधर आ जाएगा। और देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, जो चंद्रा के बाईं ओर है, तो चंद्रा के बाईं ओर है, चंद्रा कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि चंद्रा के बाईं ओर है। तो आप देखिए इधर से एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो बाईं ओर आ जाएगा। चंद्रा अगर सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है तो इसके अपोजिट में कौन आ जाएगा, गिरिधर आ जाएगा, मतलब जो लेफ्ट की ओर है, मतलब बाईं की ओर है। तो सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं, तो आपसे ये बोला जा रहा है सावित्री जो है महिमा के दाईं ओर नहीं है। तो ये सावित्री जो है ना ये महिमा के दाईं ओर नहीं होके बल्कि शालिनी के विपरीत है। तो शालिनी को आप 3 पे रख लीजिए और यहाँ पे आप क्या बोल, हाँ आपसे क्या बोल रहा है, शालिनी और यहाँ पे सावित्री आ जाएगा। देखिए आपसे क्या जानना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो शालिनी के दाईं ओर कौन है, तो देखिए शालिनी 3 नंबर पे है तो इसके दाईं ओर कौन सा है, तो रवि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रवि हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोग को, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए मोनू जी आपको ये डायग्राम से बहुत ही इजी से समझ में आ गया होगा, बाकी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये टारगेट करना चाहिए। इसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए, यदि प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग है। ये चीज आप लोग को याद रखना है, प्लस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ क्या है, जोड़ है, और माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, और प्लस भाग का अर्थ कितना है, माइनस है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए, आप लोग को टारगेट रखना चाहिए। यहाँ पे कितना दिया है, इक्वल में 74 दिया है, 71 दिया है, 75.05 दिया और 17.1 दिया है। तो आप लोग को क्या टारगेट रखना है, हमको इसमें देखिए गुना के जगह क्या दे दिया है, गुना को भाग करिएगा। देखिए यहाँ पे अगर भाग करते हैं तो सबसे पहली बात ये कटने वाला है नहीं, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, और गुना पे यहाँ पे देखिए, तो ये ऑप्शन आपका दो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया। देखिए अगर 46 में आप 6 से भाग करिएगा तो देखिए कितना, एक मिनट तक खा रहे 323, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो आप इस दो ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। चलिए, और ये बोला जा रहा है आपसे माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस वाला यहाँ पे देखिए माइनस का, तो 46 गुना 6, और प्लस का अर्थ क्या बता रहा है आपको, भागा है, प्लस का अर्थ 4, और गुना का अर्थ क्या बता रहा है आपको, प्लस में, और भागा का अर्थ क्या बता रहा है आप लोग को, माइनस में 3। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 71 आपका आ जाएगा। तो आप लोग दो ऑप्शन ऐसे भी कट कर सकते हैं। आप लोग को समझ में आया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी कौन सा ऑप्शन में दिया है, आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। तो आंसर नंबर बी में ही दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग को बस कॉमन सेंस यूज करना है और आंसर टिक करना है। आपका ऑप्शन में 9, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 3 दिया है। देखिए बीपीएससी कितना बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन को पूछा है। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये टारगेट करना है। देखिए इसको हम 1 नंबर लिख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे कितना दिया, 3 और 4। जब बड़ा वाला सर्कल में देख रहे हैं तो 3 4 दिया है, तो उसका अपोजिट में देखिए छोटा वाला सर्कल में कितना लिख दिया है, 7 लिख दिया है। मतलब 3 + 4 = छोटा वाला सर्कल में अपोजिट में 7। सेम इसी पैटर्न से हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए 2 और 6 के देखिए, 2 और 6 के अपोजिट में क्या लिख दिया, 8 लिख दिया है। 1 और 2 का अपोजिट में क्या लिख दिया, देखिए 3 लिख दिया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपसे ये पूछा 2 और 7 यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, 9 आएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया ना। हाँ चलिए, आपसे ये पूछ रहा है, देखिए 5 अंकों की जैसे 5 अंक दिया है आपसे, 1 2 3 4 5 में से अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, तो आप लोग को क्या करना है, रिपीटेशन नहीं करना है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या हो सकता है, तो 2 अंक का पूछ रहा है। पहले तो क्या होगा, यूनिट होगा। देखिए आपका पहले दशांश जिसको बोलते हैं 10 पे होगा, और एक होगा यूनिट, मतलब इकाई होगा। तो 10 में देखिए, दशांश में देखिए, दशांश में अगर 5 में से आप 5 अक्षर यहाँ पे लिख देते हैं तो इकाई के लिए आपको कितने अक्षर बच जाएगा, 4। तो मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, मतलब 5 गुना 4, तो कितने हो जाएगा, 20। कोई दिक्कत नहीं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है, रानी और सरिता ने एक स्थान से एक्स से यात्रा शुरू की। एक पोजीशन एक्स है, वहां से रानी और सरिता ने क्या किया, एक यात्रा शुरू की। रानी पश्चिम की ओर गई और सरिता उत्तर की ओर गई। चलिए इसको साथ साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इजी रहेगा आप लोग के लिए। ये देखिए एक्स पोजीशन है, रानी और सरिता एक साथ मतलब यात्रा स्टार्ट कर रही है। तो रानी पश्चिम की ओर जा रही है, तो रानी पश्चिम की ओर आ गई, और सरिता उत्तर की ओर आ गई। ठीक है, ये आपका उत्तर रहा। चलिए, और क्या बोले आपसे, दोनों एक ही वेलोसिटी से यात्रा कर रही है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद दोनों अपने बाईं ओर मुड़कर कुछ कदम चले, तो दोनों अपने बाईं ओर मुड़ गया। चलिए ये रानी हो गया और ये सरिता हो गया, ये भी अपना बाईं ओर मुड़ गया। यदि वे फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, दोनों फिर अपने बाईं ओर मुड़ जा रही है, तो रानी भी अपने बाईं ओर मुड़ गई और सरिता भी अपने बाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो रानी और सरिता के चेहरे एक्स के सापेक्ष किस पोजीशन में है, मतलब किस दिशा में है। देखिए रानी और सरिता, तो रानी तो देखिए यहाँ पे एक्स के सापेक्ष में, आपको अगर आप देखना चाह रहे हैं, एक्स के सापेक्ष में कहाँ पे है रानी, पूर्व की ओर है, ये आपका ईस्ट हो जाएगा। और देखिए
एक्स के सापेक्ष सरिता किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। पश्चिम नहीं, सॉरी, ये किस दिशा में आ रहा है? ये साउथ दिशा में। एक्स के सापेक्ष बोला है ना आपसे, एक्स के सापेक्ष किस दिशा में है? साउथ दिशा में। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट और साउथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको एक पैटर्न दिया गया है और बोला वहां पे ध्यान से अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे बड़ी वाली चीज को क्या करना होता है? टारगेट करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और टारगेट कीजिए। तो देखिए 56 लाना है आपको, तो यहाँ पे कितना दिया? देखिए 54 और 40। तो एक चीज बताइए बाबू, 54 में से अगर हम 40 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 14। अगर 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 56 आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम प्रोसेस देखो पंक्ति नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पे देखो 68 माइनस 57 कितना आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करो तो 11 आ रहा है, इंटू इसको 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर से आप पंक्ति नंबर 3 में आ जाओ। पंक्ति नंबर 3 में आपसे ये बोलना है 47 माइनस 39 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? बताओ बताओ बाबू, कितना आ रहा है? कितना आएगा बाबू? 47 में से 39 घटाएंगे तो 8। 8 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? बताओ। 8 चौका 32। कोई दिक्कत भी नहीं ना? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है? एन का वैल्यू आपको, एन के इकाई स्थान पर क्या होगा आपसे यही पूछ रहा है, यूनिट डिजिट का स्थान ही पूछ रहा है। देखो 6374 के पावर 1793 है, इंटू 625 के पावर 317 है, इंटू 313 के पावर 49 है। तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट को ही टारगेट करना है। इसका पावर कितना है? 4 है। और आपको पता है अगर 4 का पावर इवन है तो कितना होता है? उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 4 का पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना, देखो 5 के पावर कुछ भी हो जीरो के छोड़ के अलावा तो क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा, तो ये 5 हो जाएगा। 3 का पावर अगर मान लो तुम्हें नहीं भी पता है तो इसको मान लो एग्जाम्पल में 3 का पावर अगर इवन होता है तो 9 आता है, अगर ऑड होता है तो 3 रहता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलो इसको नहीं भी, अगर तुम लोग को नहीं भी पता है तो इसको कैंसिल भी कर लो। देखो 4 पंचे कितना आ जाएगा? बताओ। सिंपल 4 पंचे 20। जो यहाँ पे 20 यूनिट डिजिट तो कितना हो गया? 0। और 0 को कोई भी संख्या से तुम मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? वो 0 ही हो जाएगा। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? आपका इकाई स्थान क्या हो जाएगा? इकाई स्थान पे 0 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है? लुप्त संख्या को पहचाने। तो आपका लुप्त संख्या क्या होने वाला है? तो आपको पहचानना है। तो देखिए आपको क्या दिया है? 8746 और मिडिल में क्या दिया है आपसे? 54। तो आपको इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करना है ताकि इस पैटर्न को भी फॉलो करे और इस पैटर्न को भी फॉलो करे। इसके बाद इस लुप्त संख्या में क्या है आपको उसको भी फॉलो करवाना है। तो चलिए जरा इसको सोचते हैं। आप जरा सोच के बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो देखिए 6 को और 7 को मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा? बताओ। 42 प्लस में 8 और 4 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा? बताओ। 8 प्लस में 4 कितना आ जाएगा? 54 आ गया ना? सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होगा और सेम पैटर्न तुम लोग यहाँ फॉलो करके बताओ इसका कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट होने वाला है। चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 9 इंटू 5 कितना आ जाएगा? बताओ। 45 और प्लस में 13 कितना आ जाएगा? बताओ। 858। सही है ना बाबू? कितना आने वाला है इसका आंसर? 68 आने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो 14 9 23 होता है, सॉरी 13 लिखा गया था इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। इसका आंसर डी आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बहुत ही मतलब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, ए जो है बी और ई की माँ है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप एक डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ए जो है बी
और के की माँ है। चलो ए जो है बी और के की माँ है। चलो एग्जाम्पल में बी और के की माँ है। चलो ठीक है, तो ये माँ है। और डी जो है ए का पति है, पति देव जी है डी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि ये पति देव है। चलो ई डी के भाई का पुत्र है। आपसे ये बोल रहा है ई जो है डी के भाई का पुत्र है। इसका भाई का मान लो, इसका भाई को हम ब्रदर मान लेते, बी मान लेते, इसका पुत्र क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो आपसे वो ये जानना चाह रहा है ए का ई से क्या संबंध है। देखो ए और डी क्या है? पति पत्नी है। और डी और बी क्या है? भाई। डी और बी का मतलब एग्जाम्पल में हम दिए बी का भाई का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध हो जाएगा बताओ? तो चाची का संबंध आ जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? देखो बाबू, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मतलब रेयर अर्थ मेटल्स में से नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स कौन सा धातु नहीं है और कौन सा धातु है। देखो स्कैंडियम, लिथियम और क्या दिया है? सीरियम और रेडियम। तो आपको इसमें से चूज करना है कौन सा रेयर अर्थ मेटल नहीं है। तो देखो स्कैंडियम, लिथियम और सीरियम क्या है? ये रेयर अर्थ मेटल्स है और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। जबकि जो रेडियम है ना, ये क्या है? रेडियम क्षारीय मृदा धातु है, ठीक ना। ये कौन सा धातु है? क्षारीय मृदा धातु। और ये दुर्लभ मृदा धातु में नहीं आता है, इसीलिए। और ये किस कैटेगरी में आती है? रेडियोधर्मी धातु है। इसको भी आप लोग याद रख सकता है, रेडियोधर्मी धातु, रेडियोधर्मी धातु। और आपको ये पता होना चाहिए रेयर अर्थ मेटेरियल कितना है? टोटल कितना है? 17 है। आपको ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ देखो एक ड्रग्स का ये उस टाइम बहुत फेमस में मतलब करंट अफेयर्स में बहुत चर्चित था। वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नॉर्डिक्स किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? जो उस टाइम में ना, एक मिनट रुको मैं बता रहा हूँ आप लोग। ये आपका जो है ना नोवो नॉर्डिक्स कंपनी जो है डेनमार्क की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? डेनमार्क की कंपनी है। और ये कंपनी कौन सी दवा बनाती है? तो ये कंपनी इंसुलिन और डायबिटीज के लिए दवा बनाती है, और जो बहुत ही इंटरनेशनल बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल स्वास्थ्य कंपनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपसे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए चलते हैं। जब दिसंबर 2024 में ना किससे हरा कर, देखिए बहुत ही जिस टाइम ये न्यूज में था ना, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन था। डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, किसको हरा के पूछ रहा है ना आपसे। तो ऑप्शन ए में दिया है हिकारू नाकामुरा, मैग्नस कार्लसन, डिंग लीरेन और फैबियानो कारुआना। तो उस टाइम में खूब फेमस में था ये न्यूज। कौन था? डिंग लीरेन था। और डिंग लीरेन कहाँ का है? तो ये चाइना का है। ये इससे पहले कभी नहीं हारता था विश्व चैंपियन में फीडे में। और सबसे बड़ी बात ये है जो डी गुगेस है, कितने उम्र में ये सबसे कम उम्र में ये चैंपियन जीता? तो कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। आपको इस बात को भी याद रखना है। अब ये जो फीडे जो चैंपियन हो रहा था कहाँ पे हो रहा था? तो सिंगापुर में हुआ था। इस चीज को भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। फीडे चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। देखो ये ना बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, मतलब सिंधु जल संधि 1960 के टाइम में एक समझौता हुआ था। वही वहां से एक कथन आपको दिया है, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कथन ये बोला जा रहा है, यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल आयूब खान के बीच लाहौर में हस्ताक्षरित की गई थी। तो देखो बीपीएससी कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है। ये जो संधि हुई थी ना जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच तो हुआ था, लेकिन लाहौर में नहीं होके कराची में हुआ था। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अब बीपीएससी यही बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जो बच्चा गलती करे तो ये आपका ऑप्शन कथन एक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
चलिए कथन 2 की ओर चलते हैं। कथन 2 में आपसे ये पूछ रहा है, इस संधि ने भारत को चिनाब संधि, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दी। कथन 3 में ये बोला जा रहा है आपसे, अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान से एक एक आयुक्त होंगे। देखो कथन 3 तो बिल्कुल सही है। कथन 2 में क्या बोला जा रहा है, इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति दिया था। ये बात को भी ध्यान में थोड़ा सा रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 गलत है। जैसे ही कथन 1 गलत है तो ऑप्शन बी आपका कैंसिल हो जाएगा, सभी भी गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बच गया बताओ बाबू, आपका ऑप्शन ए बच गया है, 2 और 3। और देखो जो चिनाब, सिंधु, झेलम कौन सी नदी है बताओ, पश्चिमी की नदी है कि पूर्वी की नदी है, ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना। कौन सा चिनाब, झेलम, सिंधु कौन सा नदी है, ये पश्चिमी नदी है। आप लोग को ये बात को भी याद रखना है, कौन सा नदी है, पश्चिमी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं कम टाइम लेते हुए। देखो भारत के जो शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देश के अंतरिक्ष यात्रियों में, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले कौन सा, तो एक्जियम 4 मिशन, ये बहुत चर्चित में था, उस टाइम का हिस्सा था। तो देखो उस टाइम में कौन कौन सा कंट्री था, तो देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, पोलैंड और हंगरी। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा था और कौन कौन सा नहीं था। तो देखो यूएसए था, बिल्कुल था, नॉर्वे नहीं था, पोलैंड था, हंगरी था। अब देखो यहाँ पे तो ये हो गया कौन कौन सा था कौन कौन सा नहीं था। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका था, एक सही है तो एक सही है, और एक सही है तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया। 3 में पोलैंड 3 सही है, 4 तो 1 3 4 आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है। चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। देखो जब भारत के शुभांशु शुक्ला एक्जियम 4 मिशन में गया था, उस टाइम में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब स्टार्ट हुआ था, मतलब कब जाने की यात्रा स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखना है। 25 जून 2025 को ये यात्रा स्टार्ट हुआ था। और कितने दिन बाद वापस लौटा था धरती पे, तो 14 दिन बाद धरती पे लौटा था। और साथ ही साथ आप लोग को अगर आप लोग चाहते हो तो यूएसए, पोलैंड और हंगरी का कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री थे, तो उन लोग का कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना। यहीं से देखो बीपीएससी कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तीनों यात्री का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग को यहाँ पे बता दिया जाएगा। और ये जो स्पेस स्टेशन है किसका था, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 का यूज किया गया था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो आप लोग, फाल्कन 9 का यूज किया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना मिसिंग है, यहाँ पे 2025 के जगह 2023 होता तो इसका आंसर सही हो जाता, लेकिन बीपीएससी ने अपना आंसर डी ही मारा है क्योंकि कोको गाफ था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कोको गाफ जो है ना, ये 2023 का फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता 2023 में जीती थी, लेकिन बट बीपीएससी ने इसको ही टिक किया क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऐसा जो लग रहा था, इसीलिए इसको बीपीएससी ने टिक किया है। देखो एरिना जो सवालेंके है ना, एरिना जो सवालेंके है कहाँ के रहने वाली है, ये है बेलारूस की। कहाँ के रहने वाली है, बेलारूस की। और ये कौन सा ओपन जीती है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है। चलो ऑस्ट्रेलियन ओपन। चलो जो टेलर टाउनसेंड है ये आपका कहाँ के रहने वाली है, ये अमेरिका के रहने वाली है, अमेरिका। और ये कौन सा, ये क्या खेलती है, तो डबल्स खेलती है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी क्या चीज से संबंधित है, कौन सा खेल खेलती है। देखो बारबरा जो है बारबरा क्रेजिकोवा है ना, वो चेक गणराज्य का है। कहाँ का है, चेक गणराज्य। थोड़ा सा आप लोग भी नोट डाउन करते रहिए पेन कॉपी लेके। और ये 2021 का फ्रेंच ओपन जीता था, 2021 का फ्रेंच ओपन जीता था।
तो एक थोड़ा सा बीपीएससी इस क्वेश्चन में डाउट रहता था, लेकिन बीपीएससी ने अपना कोको गॉप को ही सही आंसर माना है, क्योंकि ये कोको गॉप कहाँ की थी, तो कोको गॉप अमेरिका की थी। आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। और ये कौन सा ओपन जीता थी, तो यूएसए ओपन एकल फ्रेंच जीती थी। तो इस चीज को भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा चीज न्यूज में रहता है, तो वहां से देश के बारे में और वहाँ के बाउंड्री के बारे में कौन कौन सा बीपीएससी यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछता है इंटरनेशनल रिलेशन से। यही पूछ रहा है आप लोग से, निम्नलिखित में से किस देश ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखो, यूक्रेन के साथ अगर आप लोग थोड़ा सा भी आप लोग मैप देखा होगा, तो उसमें देखो मोल्दोवा, बेलारूस, रोमानिया और स्लोवाकिया, ये चारों है। ये चारों ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी आ जाएगा। थोड़ा सा इस चीज को रिवीजन करने के लिए आप लोग क्या करना है, थोड़ा सा यूक्रेन का मैप देख लेना है, बाकी अलग अलग कंट्री का भी मैप देखते रहना है जो चर्चित में है। जैसे यूक्रेन का देख लेना है, थोड़ा सा रशिया का देख लेना है, थोड़ा सा अभी चर्चित में आपका थोड़ा सा ईरान भी है, तो इस चीज को थोड़ा इजराइल है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग वहाँ के बाउंड्री आसपास का देख लेना है। साथ में आप लोग को ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे ये पूछ रहा है, हॉर्मुज जल, एक मिनट, हाँ, हॉर्मुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है। तो देखिए, जैसे ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में आप लोग आप लोग जब भी स्टेट पढ़िएगा तो वहाँ पे बहुत सारा स्टेट आप अगर आप थोड़ा सा लूसेंट में देखे होंगे तो उसमें भी बताया गया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल पे हॉर्मुज स्टेट के बारे में भी आप लोग देखे होंगे मैप में। तो देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है। तो आपसे बोला है फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। देखिए, अगर आपको 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है, पहले देखिए खंबात की खाड़ी के देखते हैं। खंबात की खाड़ी कहाँ पे है, ये इंडिया के आसपास में है। तो इंडिया के आसपास में है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया तो आपका ए ऑप्शन कैंसिल और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो आपके पास आप कहाँ आ गए, 50-50% पे आप आ गए। अगर आप लोग रिस्क भी लेना चाहते हो तो 50-50 पे आ गए। तो देखिए, हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है फारस की खाड़ी में गिरती है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। जब फारस की खाड़ी में गिरती है तो आपका ऑप्शन ए सही लग रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए सही है तो आप कैसे टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी की ओर आप चल जाइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर कुछ नहीं भी आता है, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करते तो 18 नंबर क्वेश्चन को आप लोग इजिली बना के लेके चल जाते। तो बीपीएससी एग्जाम में इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस करके भी आप लोग निकल सकते हैं। बस थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ने की और समझने की ध्यान रखने की जरूरत होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे ये पूछ रहा है, 2024 में नाइजर के साथ साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास जिसे बोलते हैं ने अपने वापसी की घोषणा की है। ऑप्शन में आपसे दिया है टोगो, घाना, माली और बुर्किना फासो। तो देखो, इसमें ना आपको इकोवास में टोगो प्लस घाना, ये दोनों ने क्या किया था, इसमें शामिल रहने के बारे में, कभी वापसी की घोषणा के बारे में नहीं सोचा था। बट माली और बुर्किना फासो और नाइजर, ये 3 कंट्री आपका जनवरी 2024 में वापसी के बारे में सोच लिया था। 3 और 4 आप लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 3 और 4। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। जो इकोवास जो है आर्थिक समुदाय जो है पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री का, उसमें इकोवास जो अपनी घोषणा की थी, कौन कौन सा कंट्री क्या था, माली और बुर्किना फासो। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोला है आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए, आप लोग जब भी जाइए बीपीएससी का एग्जाम देने, तो 2011 की जनगणना और जातीय जनगणना को एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या है। देखिए, ऑप्शन में क्या दिया है, 933। तो 933 क्या है बाबू बताओ, 2001 का लिंगानुपात है। किसका है, 2001 का समग्र लिंगानुपात है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में देखिए 943 भारत के समग्र में लिंगानुपात है। मतलब भारत में लिंगानुपात है
उस चीज के बारे में बता रहा है। देखो जो 972 है ये इंडिया का नहीं, मतलब इंडिया का ही है, लेकिन ये बंगाल का लिंगानुपात है। ये चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया? 919। तो आपसे पूछ रहा है बाल लिंगानुपात कितना 2011 के जनगणना के अनुसार, तो कितना है? 919 है। देखो एक 4 ऑप्शन को भी एनालिसिस कर लिए, तो आप लोगों को इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं और आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन में आंसर में क्या दिया उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है पहले, उसके बाद आंसर करने के बारे में सोचिएगा। पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपसे। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, जिसे क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं, 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कहाँ के बारे में पूछ रहा है? भारत में उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन में, इसके बारे में हायर एजुकेशन में नामांकित विदेशी छात्रों मतलब फॉरेन स्टूडेंट के बारे में सबसे अधिक संख्या किस देश का है या किस देश से है। देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है आपसे? नेपाल का दे रहा है, भूटान का दे रहा है, अफगानिस्तान का दे रहा है और बांग्लादेश का दे रहा है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका नेपाल का हो जाएगा। नेपाल का स्टूडेंट सबसे ज्यादा भारत में पढ़ाई करता है। कितना परसेंट स्टूडेंट है? तो टोटल स्टूडेंट का 28% नेपाल का है। यहाँ पे टोटल कितना स्टूडेंट है? लगभग में 42,954 के अप्रोक्स स्टूडेंट है। जो विदेशी छात्रों कितना है? 28% है। ये चीज आप लोग को याद रखना है। बाकी है तो भूटान का भी, अफगानिस्तान का भी और बांग्लादेश का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? नेपाल का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यहाँ ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि इससे ना बीपीएससी 71वीं में, बाकी बीपीएससी जितना भी अपना एग्जाम लिया सब में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। तो चलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और आप लोग कथन को पढ़िए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर क्या होने वाला है? चलिए देखिए क्वेश्चन कथन 1 में आपसे क्या बोला है? 90% घरेलू आबादी के पास क्या है? आधार कार्ड है। बताओ बाबू है या नहीं है, सही है कि गलत है? 97% घरों में क्या है? बिजली है। 96% घरों में क्या है? बैंक या डाकघर खाता है। 83% घरों में शौचालय की सुविधा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सभी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी कुछ इसका सही है। जितना भी डेटा दिया है सभी डेटा सही है। बस देखो ये डेटा इसीलिए आता है ताकि भारत में रहने वाले जितने भी जनसंख्या है उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है, इसलिए ये रिपोर्ट आता है। ठीक ना? तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलो ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करें। ब्लू मतलब क्या होता है? नीला। और तुम लोग सुना आज ब्लू है पानी, पानी मतलब पानी, पानी से बात हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महासागर, समुद्र और तटों से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ए। माकू मोनू जी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्लू पानी पानी कर रहे हैं आज आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। आप लोग से लक्षद्वीप के बारे में पूछ रहा है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलके बना है, वो क्वेश्चन है, आप लोग से पूछ रहा है। बताइए कितने द्वीप से मिलके बना है? ऑप्शन में दिया है 30, 36, 37, 38। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 36 द्वीप से मिलके बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 36 द्वीप में से केवल कुछ ही आबाद के रहने योग्य है, बाकी क्या है? सब यूं ही पड़ा हुआ द्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे ये पूछ रहा है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को, देखिए त्रिपुरा के बारे में पूछ रहा है, बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पे बनाया गया है? देखिए ऑप्शन में आपसे दे दिया, ब्रह्मपुत्रा नदी भी दे दिया है, गोमती भी दे दिया, फेनी भी दे दिया और सुमली भी दे दिया। जब ये पुल बन रहा था मैत्री सेतु तो उस टाइम बहुत चर्चित में था, तो और ये क्वेश्चन बनना ही था यहाँ पे। तो बताइए कौन सा नदी पे बना है? तो फेनी नदी पे बना था। ये चीज आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। फेनी नदी कहाँ पे है? तो फेनी नदी त्रिपुरा राज्य में है। और मैत्री सेतु किस किस के बीच में बना था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बना था, जो आप लोग को ऊपर में ही क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो चलिए बाकी आगे की ओर। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैत्री सेतु बनाया क्यों गया? तो व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए
बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच बनाया गया है। इस चीज को भी आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का मेंबर्स नहीं है? ये तो चर्चित क्वेश्चन है और क्वाड हमेशा चर्चा में रहता है। तो देखिए, आपका ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए और यूके। बताओ बाबू क्या होगा इसका आंसर? क्वाड में कितने कंट्री होता है? तो क्वाड में 4 कंट्री होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहले भारत होता है, उसके बाद क्या, चलो 1 मिनट लिख देते हैं, इंडिया होता है, इसके बाद क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद क्या आता है, जापान आता है, उसके बाद कौन सा रहता है, यूएसए रहता है। ये 4 कंट्री है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन में नहीं है सदस्य? तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है। इस चीज को आप लोग याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे ये पूछ रहा है, भारत क्यों मायने रखता है? तो ये पुस्तक का लेखक कौन आपसे पूछ रहा है? ये तो बहुत ही पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है और करंट में चर्चित था उस टाइम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर, जे साई दीपक, विक्रम संपत और एस जयशंकर। क्या हो जाएगा? एस जयशंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक, देखो ये उस टाइम बहुत ही चर्चित में था। सदा तंसिक अभ्यास जो था, सैन्य अभ्यास, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में हुआ है? ऑप्शन में दे रहा है संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल और ईरान। ये किस देश के बीच में हुआ है बताओ बाबू? सऊदी अरब के बीच में हुआ था। इस चीज को भी आप लोग को याद रखना चाहिए। और एक चीज आप लोग याद रख सकते हो, ये जो आप लोग का यूएई है, ये कौन कौन सा मतलब सैन्य अभ्यास करता है? तो भारत के साथ कौन सा अभ्यास करता है? तो डिजर्ट ईगल, इसका नाम क्या बोलते हैं? डिजर्ट ईगल अभ्यास। इस चीज को भी आप लोग याद रख सकते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? डिजर्ट ईगल अभ्यास होता है। बाकी इजराइल और ईरान के बीच में अभी फिलहाल में कोई ये नहीं हुआ था। तो इस चीज को भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। इसरो के बारे में पूछ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और अभी इसका चेयरमैन कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसरो से रिलेटेड, और थोड़ा सा इस पे रिसर्च करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसरो के पहले सोलर मिशन मतलब सौर मिशन का नाम क्या था? देखो, सूर्य L1, सौर मतलब सूर्य, ऑप्शन में दिया है सूर्य और आदित्य, रवि और भास्कर। सूर्य का सभी का नाम दे दिया है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा है क्या नाम है। पहला सौर मिशन क्या है? आदित्य L1 है। आप लोग को ये ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे ये पूछ रहा है, 19 नाम शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? करंट का क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा भी अगर करंट से जुड़े हुए होइएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से टिक कर सकते हैं। तो 19 नाम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन में क्या दिया? मिस, बेलारूस, युगांडा और भारत। कहाँ किया गया था? युगांडा में किया गया था। और युगांडा का कौन सा यहाँ पे किया गया था? तो कंपाला में। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। कंपाला, युगांडा में कहाँ किया गया था? तो कंपाला में किया गया था। और देखो ये सदस्य कौन सा है? बेलारूस इसका सदस्य है, बेलारूस इसका सदस्य है। और बाकी देखो भारत में कब हुआ था? 7th शिखर सम्मेलन हुआ था। इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 1931 की ओर चलते हैं। 31 में क्या पूछ रहा है? किस देश ने फिलिस्तीन में, कहाँ पूछ रहा है? फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया। देखो इस टाइम में ना ये भी बहुत फेमस में था, करंट न्यूज में था, बहुत ही चर्चित था करंट न्यूज में। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहला ऐसा देश था जो इजराइल के, फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ नरसंहार के रूप में इसको कोर्ट में पेश किया। क्या था ऑप्शन में? रावंडा, ईरान, सीरिया और साउथ अफ्रीका। क्या था इसका आंसर? साउथ अफ्रीका था। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 32। आपसे एक ऑपरेशन दे दिया गया, अभियान दे दिया गया है और उससे कौन कौन सा देश संबंधित है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। पहले तो भारत का निकासी अभियान मतलब ऑपरेशन जिसे बोलते हैं, और कौन कौन सा देश संबंधित है कौन कौन सा ऑपरेशन से। तो देखो बाबू, ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा किस किस देश के बीच में चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा रशिया और यूक्रेन के बीच में चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान
यूक्रेन में जितना भी भारतीय यात्री जो फंस गए थे उसको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा किसके किसके बीच में चलाया गया था बताओ? तो रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो ऑपरेशन गंगा कहाँ पे आ जाएगा? देखो एक का ऑप्शन 4 के साथ मिलाओ, ए का 4, तो देखो यहाँ से 2 ऑप्शन तुम्हारा कैंसिल हो गया, बी और डी। चलो अब ऑपरेशन कावेरी की ओर देखो। तो ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया गया था और किस किस के बीच में चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान के बीच में चलाया गया था, क्योंकि सूडान में क्या हो गया था, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो वहां से भारत के यात्रियों को निकालने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए वहां पे ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सूडान के साथ। देखो बी 3 हो गया, तो बी 3 हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। चलो और देख लो, ऑपरेशन अजय जो है किसके किसके बीच में चलाया गया था? तो इजराइल और हमास के बीच में चलाया गया। जो युद्ध हुआ था तो वहां से इजराइल में जितने भी यात्री फंसे हुए थे, भारतीय यात्री, उसको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? इजराइल से। अब बाकी जो बच गया ऑपरेशन देवी शक्ति, ये जो है अफगानिस्तान पर जो तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इस चीज कहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए बाकी जितना होना चाहिए इसमें आपको सब कुछ बता दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। देखिए जब भी बोला जा रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा को क्या बोलते हैं? आप लोग को यह भी पता होना चाहिए। तो कृत्रिम वर्षा को बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग। और ये किस रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है, किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, जिसे AgI बोलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। किस कंपनी ने आकाश तीर वायु सुरक्षा प्रणाली विकसित की है? देखिए आपसे क्या दे रहा है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL बोलते हैं, और अडानी डिफेंस एरोस्पेस ADA, इसको बेल बोलते हैं, इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर क्या, आकाश तीर वायु सुरक्षा प्रणाली किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आपका ये हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और आप लोग से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने क्या क्या स्टार्ट किया है? ये मिसाइल रक्षा संबंधित उपकरण बनाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और हाल जो है, हाल विमान से रिलेटेड अपना उपकरण बनाते हैं। और अडानी जो है ये प्राइवेट कंपनी है, ये है एक प्राइवेट कंपनी है, और ये क्या बनाता है? डिफेंस से जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ये सब अपना बनाते हैं यहाँ पे। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जो है जॉन मैकार्थी को माना जाता है। और इसका स्टार्ट जॉन मैकार्थी ने अमेरिका के रहने वाले, और कब किया था? 1955 में स्टार्ट किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपना बताया था। और देखो जेफरी हिंटन जो है ये गॉड फादर ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? गॉड फादर ऑफ डीप लर्निंग, गॉड फादर ऑफ डीप लर्निंग। अगर कोई आपसे पूछ दे गॉड फादर ऑफ डीप लर्निंग किसे बोला जाता है, तो जेफरी हिंटन को बोला जाता है। इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए जो सैम ऑल्टमैन है, जो सेल्ट ऑल्टमैन है, जो आप ओपन आई का भी क्या है? CEO है। इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ओपन आई के CEO। बाकी चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, भारत में बुनियादी ढांचे के लिए, मतलब भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र कौन से है? देखो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बनता है बाबू बताओ? सड़क बनेगा, घर बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, यही चीजें है। तो ये किस चीज से रिलेटेड होता है? तो लोक निर्माण से संबंधित है। शिक्षा का इसमें कोई रोल नहीं है, स्वास्थ्य का और जल परिवहन का कोई रोल नहीं है। तो आप लोग को ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए।
जैसे भी लोक निर्माण का बात होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बाकी वहाँ का डेवलपमेंट के लिए जो भी जरूरी चीज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन। देखो स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य ध्येय क्या था, मतलब मेन पर्पस क्या है, आपसे वो जानना चाह रहा है। शहरी गरीबी उन्मूलन, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार। देखो दूरसंचार से कोई मतलब नहीं था स्मार्ट सिटी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी कोई मतलब नहीं है। क्या था स्मार्ट टेक्नोलॉजी में, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी का विकास। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसमें देखो प्राइमरी लक्ष्य ये रखा गया था, ऐसी शहर को जो बढ़ावा देना चाह रहा था जो नागरिक के मुख्य बुनियादी सुविधाएं और स्वच्छ और टिकाऊ हो, साथ ही साथ वातावरण और स्मार्ट समाधानों के प्रयोग के माध्यम से जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने की। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो सामाजिक लक्ष्य रखा गया था, शहरी गरीबी को दूर करना। और बुनियादी जो ढांचा था इसमें क्या था, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो आपको पहले मैं बता दिया, जो आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में ये पूछ रहा है, हरित इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना की अवधारणा संबंधित है। हरित से बात कर रहा है तो हरित से रिलेटेड सोचेंगे। पहले तो ये बोल रहा है देखो, ग्रामीण कनेक्टिविटी या कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, नवीकरण ऊर्जा, सतत शहरी विकास और जल आपूर्ति और सीवरेज। और थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएगा तो हरित से रिलेटेड पूछ रहा है तो आप लोग टिक कर सकता है इस क्वेश्चन को। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। हरित से बात कर रहा है ना तो सतत शहरी विकास के बारे में बात कर रहा है, तो आप लोग को इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हरित अवसंरचना में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है, क्लाइमेट चेंज कम करने की बात कर रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। साथ ही शहर को क्या कर रहा है, रहने के योग बनाने के बारे में सोच रहा है, रहने के योग बनाने के बारे में सोच रहा है। आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सतत शहरी विकास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। तो देखो बाबू, जैसे ही विनिर्माण क्षेत्र की बात कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल अवसंरचना, जल परियोजना और परिवहन अवसंरचना। क्या होना चाहिए, परिवहन। जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक क्या होगा, कच्चे माल का सुचारू रूप से क्या हो जाएगा, आवागमन और उसका बाजार तक पहुंचना नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल परिवहन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर, देखो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उस टाइम एल रूट जब सर्वर का ये हुआ था उस टाइम थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। कौन सा हो गया, कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। महाराष्ट्र नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा। और ये चर्चा में क्यों आया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एल रूट सर्वर का मतलब होता है इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। और खुद का एल रूट सर्वर बना लिया है, इसीलिए राजस्थान यहाँ पे थोड़ा सा चर्चित में आ गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। किस देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखो बाबू, असमानता को कम करना बिल्कुल सही है। जब तक तुम असमानता को कम नहीं करेगा तो देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो सकता। तो ये भी सही है। नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, ये भी सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों बात सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। डेटा सेंटर मुख्य रूप से कार्य करता है। डेटा सेंटर से है तो डेटा वाला ऑप्शन होगा। बताओ, डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के लिए भौतिक एक सुविधा है। अगर कॉमन सेंस भी यूज करेगा तो आप आंसर टिक कर सकता है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 43 में देखो, एक तो सीमा चिन्ह दिया है और प्रसिद्ध किस चीज के लिए, इसके बारे में तुमसे पूछ रहा है। जो दिल्ली मेट्रो है भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाली मेट्रो है, बिल्कुल सही है। कहाँ पे हुआ था, तो ग्रीनलैंड पे इसको स्टार्ट किया गया था। इस चीज को थोड़ा सा याद रख सकता है। अगर और भी टफ में जाना चाहे तो कहाँ हुआ था, तो ग्रीनलैंड पे हुआ था। चलो
और ये बांद्रा वर्ली सीलिंग भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। ये जो है बांद्रा वर्ली सीलिंग है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल नहीं है। आपका ऑप्शन बी, कथन बी गलत हो गया। एकता की मूर्ति दुनिया की सबसे मूर्ति है जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शन में 3 सही है, 1 सही है और 2 गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? केवल 2 युग सही है। आपसे यही पूछ रहा है ना। हाँ, और देखो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो अटल सेतु है। इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखो। इस क्या हो जाएगा? अटल सेतु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखो आपसे क्या बोल रहा है कथन 1 में, नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित किया गया था? नहीं, 2015 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं हम लोग, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। बाकी नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, बिल्कुल सही है। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह योजना आयोग का प्रतिष्ठान है, बिल्कुल सही है। चलिए निम्नलिखित में से नीति आयोग के कार्य क्या, आपसे ये जानना चाह रहा है। तो नीति आयोग के कार्य के बारे में बताना है। तो देखो नीति आयोग के कार्य के बारे में क्या क्या दिया है। तो ग्रामीण या ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना, बिल्कुल सही है बात है। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी, ये थोड़ा सा मेडल के साथ क्या बोला है? पार्टनरशिप, ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि आजकल ना इंडिया जो है ना, जब भी नीति आयोग जब से आया 2015 से, तो क्या बोला मतलब डाउन टू अप की ओर जा रहा है। तो जो कि राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय की ओर जा रहा है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 46 में यही पूछ रहा है आपसे, योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदु लक्ष्य पर विचार कीजिए। प्लानिंग कमीशन आप लोग थोड़ा सा पढ़े होइएगा, तो वहां से पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए बुनियादी और भारी उद्योग के विकास के पर तेजी से औद्योगिकरण, जीवन की गुणवत्ता पर सामाजिक न्याय के साथ विकास, लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास, और विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना। तो चलो इसको जरा देखो जरा गौर से। और ये पूछ रहा है आपसे, उपरोक्त घटनाओं का सही काल कर्म समझाइए, मतलब काल अनुक्रमी कर्म कौन कौन सा है। तो देखो बुनियादी और भारी उद्योग का जो बात कर रहा है, तो ये कब आया था? सेकंड प्लानिंग कमीशन में आया था। और ये सेकंड प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1956 से लेके 1961। कब आया था? सेकंड प्लानिंग कमीशन में, सेकंड पीसी। जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के लिए साथ विकास, ये तुम्हारा 1 मिनट रुकना। हाँ, 9th 5 ईयर प्लानिंग कमीशन में आया था। कब आया था? 1997 से 2002 के बीच में। लिंग असमानता में कमी के साथ तीव्र और समावेशी विकास, ये आपका 12th प्लानिंग कमीशन में आया था। कब से कब? 2012 से 17। और विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थिति बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना, ये जो आपका आया था 1997 से लेके 2002 के बीच में। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर डी आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट नहीं है। तो अभी हम लोग ने पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट नहीं है। 2015 का शून्य राजकोषीय घाटा, ये यही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस टाइम ये नहीं
ये था। तो 12वीं के बारे में कब आया था? तो 2012 से लेकर 17 के बीच में आया था। चलिए बाकी क्या क्या है, तो समपोषणीय विकास, तेजी से विकास और समावेशी विकास के बारे में बात किया गया था। चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? इस टाइम में 10th प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो पहले ये पूछ जान लीजिए। तो 2002 से लेके 2007 के बीच में आया था। और इस टाइम में टारगेट 8% का रखा गया था और अचीव कितना हुआ था? तो 7.6% रखा हुआ था। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, लक्ष्य ग्रोथ रेट क्या थी? तो कितना था? 8% का था। यही पूछ रहा है आपसे। चलिए अब 2 क्वेश्चन और है, इसको देखते हुए कंप्लीट करेंगे लास्ट। अब हम लोग 50 क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। चलिए नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो नीति आयोग के 7 स्तंभ उद्देश्य है। इसके 3 विशेष विंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। इसमें से आपको ये देखिए 7 जो स्तंभ का बात कर रहा है वो है, लेकिन आप लोग को वो लिखने के लिए थोड़ा सा कॉपी निकालना पड़ेगा। जो 7 स्तंभ में आता है, फर्स्ट में आता है प्रोस्पेरिटी, सेकंड में आता है पीपल, थर्ड में आता है पार्टनरशिप, फोर्थ में आता है पीस, फिफ्थ में आता है प्लानेट, सिक्स में आता है पर्सपेक्टिव और 7th में आता है प्रोग्रेस। और जो 3 विशेष विंग का बात किया गया, स्पेशल विंग का जो बात किया गया, इसमें से 3 विंग में आता है आपका, एक तो आता है रिसर्च विंग आता है, सेकंड में आता है कंसल्टेंसी विंग आता है और थर्ड में जो आता है टीम इंडिया विंग से आता है। तो ये इसका मतलब आपका दोनों सही होने वाला है। आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, बाकी लिखने के लिए उतना स्पेस नहीं था इसलिए हम आप लोग को ऐसे ही बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देखिए। 50 में क्या पूछ रहा है आपसे? नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। बिल्कुल बात सही है, स्थापित किया। यह बदलाव एक वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है। बिल्कुल सही है, मतलब दोनों कथन सही है। मतलब कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे को क्या करता है? सही विश्लेषण भी करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का ए हो जाएगा। देखिए भागलपुर शहर विशेष रूप से किस चीज के लिए जाना जाता है? जर्दालू आम इसीलिए दिया है क्योंकि उस टाइम जीआई टैग मिला था, लेकिन इसके लिए नहीं जाना जाता है। दाल के लिए, दाल जौ के लिए नहीं, तिलहन के लिए बिल्कुल नहीं, टसर सिल्क के लिए जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला था? इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। जमुई बिहार जाना जाता है डैश के लिए। अभी आप लोग करंट में भी थोड़ा सा भी अगर जमुई के बारे में पढ़े होंगे, सोना भंडार के लिए जमुई जाना जाता है। पीछे क्वेश्चन था। डीपी धर ने तैयार और शुभारंभ किया था। कौन सा योजना का शुभारंभ किया था? तो बिहार 5वीं पंचवर्षीय योजना, बिहार 6ठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं और 4थी। क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, इस चीज को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछ रहा है आपसे? बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बिल्कुल सही बात है कथन में। बुनियादी ढांचों का विकास, कृषि और मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल निभा रहा है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखते हुए आज कंप्लीट करेंगे, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी कितने % की है? ऑप्शन में दे रहा है 30%, 10%, 25% और 50%। कितने % का है? 25% का है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग को सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और जोश IAS PCS चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसी के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।